सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। बहुत दिन हो गए वैसे इस दुनिया में आपका स्वागत करते हुए। आपके मन में भी विचार चल रहे हैं कि सर बहुत हो चुका, आखिर कब तक। तो वैसे काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया है, बहुत जल्दी ही अपन इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बस कुछ ही लेक्चर और पूरी उम्मीद कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बन चुके होंगे और आने वाले टाइम में अपने किसी नॉन की रिपोर्ट देखने में सक्षम होंगे। सक्षम होने के साथ साथ उसको सलाह भी दे पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना चल रहा था जो लगभग पूरा हो चुका था। टॉपिक का नाम था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंजेशन होता है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट की क्षमता का नॉर्मल से कम हो जाना। क्षमता का कम हो जाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हार्ट जितनी पावर के साथ जितनी मात्रा में कार्डियक आउटपुट निकाल पाता है उतना निकालने में सक्षम नहीं होता। मसल की पावर कमजोर हो जाती है। इस अवस्था को अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक अवस्था होती है। ऐसा नहीं एक दिन दो दिन में हार्ट फेलियर हो जाए। लंबे समय तक हार्ट पर यदि दबाव बढ़ाकर रखेंगे तो हार्ट फेलियर होगा। किसी भी ह्यूमन बीइंग का हार्ट की परफॉर्मेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। हार्ट रेट पर, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पर। ये दोनों जो फैक्टर हैं दे आर मेनली डिपेंड अपॉन नर्वस सिस्टम। तीसरा फैक्टर होता है प्रीलोड। डायस्टोल के एंड में हार्ट की मसल की सरफेस पर लगने वाला प्रेशर, दबाव या फोर्स प्रीलोड कहलाता है, जो वीआर पर डिपेंड करता है। हार्ट के सिस्टोल करने के बाद उसमें बचा हुआ वॉल्यूम जो उसकी दीवार पर प्रेशर लगाता है आफ्टर लोड कहलाता है, जो मेनली पीआर पर डिपेंड करता है। तो इसको डिस्कस कर लिया था अपन ने। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक बार दोबारा से देख लें आप। इट इज ए कंडीशन इन विच द हार्ट मसल बिकम अनेबल टू पंप द एनफ ब्लड विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। पैथोजेनेसिस आपके सामने है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, सिस्टेमिक या पल्मोनरी में कंजेशन हो जाएगा। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। किसी भी इंसान के हार्ट की परफॉर्मेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों नर्वस सिस्टम से संचालित होते हैं। प्रीलोड, it is the maximum tension which are exerted upon the heart muscle at the end of diastole. It is mainly depend upon EDV या venous return. After load, it is the minimum tension which remain upon the heart muscle at the end of systole. It is mainly depend upon PR. यदि किसी इंसान में बिना मतलब के हार्ट रेट बढ़े, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़े, प्री लोड बढ़े, आफ्टर लोड बढ़े, या फिर यूं बोलूं वी आर बढ़े, पी आर बढ़े और यह लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहे, तो यह हार्ट की मसल को कमजोर कर देगा और हार्ट की मसल फेलियर जैसी अवस्था में चली जाएंगी। हार्ट को फेल करने के लिए, हार्ट फेलियर के लिए 3 तरह के एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। नंबर 1 एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। या तो हार्ट पर किसी तरह का लोड बढ़ा दो आप, प्री लोड बढ़ा दो या आफ्टर लोड बढ़ा दो। नंबर 2 एबनॉर्मल मस्कुलर फंक्शन, मसल के फंक्शन का डिक्रीज हो जाना। नंबर 3 प्रेसिपिटेटरी फैक्टर या रिस्क फैक्टर, कि पहले से इंसान में हार्ट की कोई बीमारी है, पहले से वह हार्ट फेलियर में है और इनमें से कोई फैक्टर अप्लाई होगा तो वह हार्ट फेलियर बढ़ जाएगा, यानी रिस्क फैक्टर। तो यहां अपन बात करें नेक्स्ट एटियोलॉजी में एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन, हाइपरवोलेमिया। बताओ आप, हाइपरवोलेमिया में क्या हो रहा है? वीआर बढ़ रही है, प्रीलोड बढ़ रहा है, इंक्रीज पीआर,
क्या बढ़ रहा है? आफ्टर लोड बढ़ रहा है। वाल्वुलर डिसऑर्डर, वाल्वुलर डिसऑर्डर में आफ्टर लोड बढ़ेगा, आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अयोर्टिक हाइपरटेंशन, आफ्टर लोड बढ़ रहा है लेफ्ट साइड में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट साइड में आफ्टर लोड बढ़ रहा है और हाइपरटेंशन क्योंकि पीआर बढ़ रहा है। एबनॉर्मल मस्कुलर फंक्शन सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, एंजाइना, एमआई, मसल कमजोर हो जाती हैं क्योंकि मसल में इश्केमिया होता है, तो मसल के फंक्शन कमजोर हो जाते हैं। ध्यान हो तो एमआई का कॉम्प्लिकेशन पढ़ाया था मैंने, सीएचएफ। एमआई होने के बाद सीएचएफ हो सकता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी इसके बाद रिस्क फैक्टर हैं। द फैक्टर विच प्रेसिपिटेट हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी। अब ऐसा कतई नहीं बोला जाएगा कि प्रेगनेंसी से हार्ट फेलियर हो जाता है, नो, इट इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हां, किसी फीमेल में यदि पहले से हार्ट फेलियर है और वह प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी की वजह से उसका हार्ट फेलियर बढ़ जाता है, हार्ट फेल नहीं होता। यानी कि नॉर्मल फीमेल में प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा नहीं, दैट इज द प्रेसिपिटेटरी फैक्टर। एनीमिया, एनीमिया होना हार्ट फेलियर करा देगा नहीं, पहले से हार्ट फेलियर है, एनीमिया भी हो गया तो हार्ट फेलियर बढ़ जाएगा। और कोई भी हार्ट फेलियर वाला मरीज हो, अस्पताल में भर्ती हो, तो विशेष तौर से ध्यान रखना है उसको, यदि आप आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो धीमी धीमी गति से लगाना। जैसे नॉर्मली आपके मेरे डिहाइड्रेशन होता है तो 1 घंटे में 1-1.5 लीटर फ्लूइड लगा देते हैं। यदि ऐसा हार्ट फेलियर वाले इंसान में कर दिया, लंग्स में पानी भर जाएगा, लीवर में पानी भर जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, एंकल एडिमा हो जाएगा और मैसिव पल्मोनरी कंजेशन से इंसान मर भी सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसको कभी भी ज़्यादा मात्रा में सोडियम ब्लड या फ्लूइड नहीं देना है। हार्ट फेल होने से पर कौन कौन सी कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज करता है? वेंट्रिकल डायलेट हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, शुरुआत में हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। हार्ट फेलियर में कौन कौन से सिम्टम आते हैं ये आपके सामने हैं, अच्छे से क्लियर कर दिए थे। राइट साइडेड में कौन से होंगे और लेफ्ट साइडेड में कौन से होंगे। उसके बाद ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन अपन कराएंगे, यहाँ पर सभी के बारे में जानकारी है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा इको, और एक लास्ट में अलग से लिखा था बीएनपी, बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड सीक्रेटेड ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ हार्ट मसल। इसका लेवल अपन को ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका इलाज होगा डिजॉक्सिन और डायूरेटिक। इसका इलाज होगा डिजॉक्सिन और डायूरेटिक। डिजॉक्सिन में आपको अच्छे से डायूरेटिक में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अब अपन को पढ़ना है डिजॉक्सिन। अब अपन को पढ़ना है डिजॉक्सिन। इस पर्टिकुलर दवाई का ग्रुप है डिजिटेलिस। इस पर्टिकुलर दवाई का ग्रुप है डिजिटेलिस। यहां अपन बात करें, यह पर्टिकुलर दवाई केमिकल फॉर्मुलेशन के आधार पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मानी जाती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मानी जाती हैं। इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड में अपन इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला वर्ड, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ाना चाहूंगा, इंसान को है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में इंसान के हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 40% है, जो 55 से 65% होना चाहिए वो 40% है। साथ में उस इंसान में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो रखा है। अब इस इंसान का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ये बात तो निश्चित है कि अब नेचुरली तो नहीं बढ़ेगा, तो दवाई से बढ़ाएं। हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली चलाने के लिए अपन उस मरीज को डिजॉक्सिन देना चाहेंगे। तो चलो इस मरीज को अपन डिजॉक्सिन देना चाहेंगे।
इस मरीज को अपन डिजॉक्सिन देना चाहेंगे, सबसे पहले डिजॉक्सिन को दिया जाता है इंजेक्टेबल और ओरल। डिजॉक्सिन को दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में या ओरल। आंसर है इंजेक्टेबल भी देते हैं इसको आईवी रूट से, और ओरली भी दिया जाता है। ओरली भी देते हैं और इंजेक्टेबल भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसकी नॉर्मल डोज कितनी होती है? देखें, एक बहुत ही पॉपुलर गोली आती है लेनॉक्सिन नाम से, एक ब्रांड नेम है, बहुत ही चीप सस्ती गोली है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे सस्ती गोली यही है, लेनॉक्सिन। इसकी डोजेज होती है 0.125 मिलीग्राम या 0.25 मिलीग्राम या 0.50 मिलीग्राम। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक पर्टिकुलर मरीज को डिजॉक्सिन की गोली चल रही है और उसको डॉक्टर साहब ने डोज लिखी है 0.125 मिलीग्राम, परंतु वार्ड के अंदर 0.25 मिलीग्राम की गोली उपलब्ध है, तो नर्स को उस मरीज को गोली देनी पड़ेगी। ऑप्शन थे, एक गोली, आधी गोली, 2 गोली या 5 गोली। एक गोली, आधी गोली, 2 गोली या 5 गोली आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वार्ड में मरीज को लिखी है 0.125 मिलीग्राम, ये तो लिखी है, उपलब्ध है ये, तो कितनी गोली दें? तो बहुत सारे साथी जिनकी मैथ ज़्यादा तेज थी वो 0.25 इधर 0.125, अरे यार 5 गोली देनी पड़ेंगी। उसमें 5 गोली भी था, 1/5 गोली भी था, 2 गोली भी था और आधी गोली भी था। आंसर है आधी गोली। ये जो 0.25 लिखा हुआ है, इस 0.25 को 0.250 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाने का महत्व थोड़ी होता है। और 0.250 का आधा करो आप, 0.125 आएगा। 0.250 का आधा करो, 0.125 आएगा। तो ये गोली लिखी हुई है, ये अवेलेबल है, तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो देनी पड़ेगी आधी गोली, देनी पड़ेगी आधी गोली। ये डिजॉक्सिन में आया हुआ पहला आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसको दोनों फॉर्म में देते हैं, इंजेक्टेबल भी देते हैं आईवी रूट से, ओरली भी देते हैं। किसी मरीज को अपन को डिजॉक्सिन देनी है, ये वो भैया हैं जिनको अपन को डिजॉक्सिन चलानी है। आप इनको डिजॉक्सिन चलाना चाहते हो तो क्या इनसे किसी तरह का क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर इनकी कोई जांच कराना चाहोगे? इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहोगे या इनकी कोई जांच कराना चाहोगे? तो देखें, अपने शरीर में जो भी गोली दवाई अपन लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म या तो लीवर करता है या किडनी करती है। लीवर से जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उस दवाई को हिपैटोटॉक्सिक दवाई कहते हैं, और किडनी से जिसका होता है उसको नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं। तो डिजॉक्सिन गोली अपन ले रहे हैं, दोनों में से एक ऑर्गन में मेटाबोलाइज होगी, जिसमें मेटाबोलाइज होगी उसी को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे अल्कोहल एक हिपैटोटॉक्सिक दवाई है और पैरासीटामोल भी हिपैटोटॉक्सिक दवाई है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म कहां होगा? आंसर है किडनी में, और किडनी में होने का सीधा सा मतलब हो गया यह नेफ्रोटॉक्सिक हो गई,
यह नेफ्रोटॉक्सिक हो गई, तो यहां पर अपन ऐड करना चाहेंगे डिजॉक्सिन इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। डिजॉक्सिन इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, यानी ये सीधा सा मतलब हो गया कि इसका मेटाबॉलिज्म किडनी से होने वाला है। अब इसके मेटाबॉलिज्म को भी समझो आप। देखिए किडनी में जब ये दवाई आ जाती है, किडनी में जब ये दवाई आ जाती है तो आने के बाद इसका कॉन्जॉइंट एब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम के साथ। पोटेशियम के साथ, देखो ये महत्वपूर्ण है, गौर से समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे ये इंसान की किडनी है, इस किडनी को ब्लड आया, ये ब्लड सप्लाई हुआ, इसमें दोनों दवाइयां गई, डिजॉक्सिन भी गई और पोटेशियम भी गया। अब चूंकि किडनी इन दोनों को एक जैसा समझती है, जैसे कहीं पर और भी पढ़ा होगा आपने, ऐसा ही मेटाबॉलिज्म होता है लिथियम का, वहां भी एक आयन का रोल होता है, सोडियम का सेम इसी तरह का रोल यहां पोटेशियम का होता है। तो बराबर मात्रा में मान के चलें इनका एब्जॉर्प्शन होता है। 100 मॉलिक्यूल तो किडनी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके, डिजॉक्सिन के, और 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएंगे पोटेशियम के। कॉन्जॉइंट एब्जॉर्प्शन, डेली शरीर में कितने कितने डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन होना है, 100 मॉलिक्यूल का। अगर ये जो ब्लड आया है, अगर ये जो ब्लड आया है, इस ब्लड में किसी कारणवश पोटेशियम की मात्रा कम है, पोटेशियम की मात्रा कम है। देखो मान के चलो 200 मॉलिक्यूल डिजॉक्सिन के आ रहे थे, 100 एब्जॉर्ब हो रहे थे, 100 एलिमिनेट हो रहे थे। अब भी 200 ही आ रहे हैं और पहले पोटेशियम के 200 आ रहे थे, अब पोटेशियम के 50 ही रह गए। तो किडनी ने 50 तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया, टोटल 200 एब्जॉर्ब करने, इसके 200 ही आ रहे हैं, इसका 150 एब्जॉर्प्शन हो गया। 150 और 50 कितने हो गए, 200, टोटल अभी भी 200 का हो रहा है, परंतु होना चाहिए था 100 का, हुआ है 150 और 50 का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जी कि पोटेशियम की मात्रा ब्लड में है ही नहीं, एब्जॉर्प्शन कहां से होगा। अच्छा, पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम हुई तो डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो यह टॉक्सिक हो सकती है, लेवल बढ़ेगा तो यह टॉक्सिक हो सकती है। तो ब्लड में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है? ब्लड में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है? आंसर है हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम का लेवल कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो डिजॉक्सिन टॉक्सिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फिर से समझो। पोटेशियम का लेवल यदि कम है ब्लड में, तो जो किडनी के नेफ्रॉन हैं वह डिजॉक्सिन को पोटेशियम समझ लेंगे, और पोटेशियम के चक्कर में डिजॉक्सिन का ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिक हो सकती है या डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है? आंसर क्या देंगे आप, हाइपोकैलेमिया। तो यहां पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, डिजॉक्सिन एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। डिजॉक्सिन की गोली चलाने से पहले कौन सी जांचें करा लेनी चाहिए? डिजॉक्सिन मैं इस मरीज में स्टार्ट करूं प्री इन्वेस्टिगेशन बिफोर डिजॉक्सिन थेरेपी। अब मेरे हिसाब से आपका दिमाग आंसर दे रहा है, अगर नाराज नहीं हो तो एक सोनोग्राफी करा लें अपन। बताओ,
नाराज नहीं हो तो सोनोग्राफी करा लें। क्यों करा रहे हैं जी? अरे कहीं किडनी तो खराब नहीं है यार भैया की। किडनी खराब हुई और तुमने डिजॉक्सिन भी चला दी तो किडनी और खराब हो जाएगी। सोनोग्राफी करा लो, रीनल फंक्शन टेस्ट करा लो, रीनल फंक्शन टेस्ट करा लो और सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लो। क्यों करा रहे हो सीरम इलेक्ट्रोलाइट? क्यों करा रहे हो? पोटेशियम देखना चाहते हैं जी। पोटेशियम कम हुआ तो डिजॉक्सिन नहीं चलाएंगे, पहले पोटेशियम बढ़ाएंगे तब डिजॉक्सिन चलाएंगे, क्योंकि पता है हमें पोटेशियम की कमी से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या भैया से पूछना चाहोगे कि कोई गोली दवाई ले रहा है क्या, और कौन सी गोली दवाई ले रहा है जिसके साथ इस डिजॉक्सिन को मत जोड़ो? कौन सी गोली दवाई के साथ डिजॉक्सिन को नहीं जोड़ें? तो शायद आंसर दिमाग में आ रहा है कि सर डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक के साथ आप डिजॉक्सिन को जोड़ोगे तो बताओ गलत होगा। डाईयूरेटिक के साथ डिजॉक्सिन को नहीं जोड़ना है। डाईयूरेटिक की वजह से हाइपोवोलेमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है और हाइपोकैलेमिया होता है, तो टॉक्सिक हो जाएगी। तो यहां एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे अपन, इट शुड नॉट बी गिवन, इट शुड नॉट बी गिवन विद डाईयूरेटिक्स। इसको डाईयूरेटिक्स के साथ नहीं देना चाहिए। चलो जांच करा ली, सोनोग्राफी नॉर्मल, आरएफटी नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल, डाईयूरेटिक नहीं खा रहा। चलो भैया चला दो इसको, इस भैया को डिजॉक्सिन की गोली चला दो। अब देखें डिजॉक्सिन की गोली इनको चलाने वाले हैं, डिजॉक्सिन की गोली इनको चलाने वाले हैं। कितनी डोज अपन डिजॉक्सिन की चलाएंगे मैंने लिख दी, 0.25, 0.125 या 0.50। दवाई आप जब चलाओगे तो कितना लेवल आने पर यह असर दिखाना शुरू कर देगी, ब्लड में इसका कितना लेवल आ जाए कि इसका असर होना शुरू हो जाए। तो यह भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है? द सीरम थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, आंसर है 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml। 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml। अगर 0.5 से कम हुआ तो असर आएगा ही नहीं, और 2.0 से ज्यादा हुआ तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो किससे किसके बीच में रहना चाहिए? 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml के बीच में रहना चाहिए। इस भैया को मैंने गोली दे दी, मान के चलो 0.25 मिलीग्राम। अब उस गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, भैया की हालत यह है, इसके पैरों में पानी भरा हुआ है, लीवर में पानी भरा हुआ है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, हार्ट फेलियर है। इसका इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने बता दिया 40 है। तो डिजॉक्सिन की गोली अब क्या करेगी? यहां पर मैं बोलूंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन। देखें, डिजॉक्सिन की गोली हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। चूंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ने का मतलब सीधा सा हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब हार्ट से निकलने वाला इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ेगा,
कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इंसान का बीपी भी बढ़ेगा। जब यहां से निकलने वाले ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो टिश्यू में पहुंचने वाला ब्लड भी बढ़ा, इसका मतलब टिश्यू का परफ्यूजन बढ़ेगा। इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू का परफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि यहां से जब ब्लड ज्यादा निकलेगा तो पीछे से ब्लड ज्यादा आएगा। हार्ट अब सहन कर पा रहा है और पीछे से ब्लड ज्यादा आएगा तो जिन ऑर्गन में पानी भरा हुआ था, बताओ पानी भरना बंद हो जाएगा। और पानी भरना बंद होने का मतलब है डिजॉक्सिन चलाने से पहले जो टिश्यू में कंजेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा। डिजॉक्सिन चलाने से पहले जो टिश्यू में कंजेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो यह टिश्यू में होने वाले कंजेशन को कम करती, यह टिश्यू में होने वाले कंजेशन को कम करती। तो देखें क्वेश्चन हो गया द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन 0.5 से, देखो डोज अलग है। डोज का मतलब है जो गोली आप बाहर से ले रहे हैं, डॉक्टर साहब दे रहे हैं, वो मिलीग्राम में। ये इसका ब्लड में लेवल है, ब्लड में इसका कितना लेवल आए जो ये असर करे, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। तो 0.5 से ज्यादा और 2.0 नैनोग्राम से कम होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट, इजेक्शन फ्रैक्शन, ब्लड प्रेशर, टिश्यू के परफ्यूजन को बढ़ाना, परंतु टिश्यू के कंजेशन को कम करना। इज दैट क्लियर? तो ये अपन ने इस भैया को गोली चला दी। अब इस भैया को गोली चलाने के दौरान एक बात तो है यार, कुछ सलाह देना चाहोगे क्या? कुछ सलाह देना चाहोगे क्या इस भैया को? एडवाइज ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी, मरीज को डिजॉक्सिन चल रही है, क्या सलाह आप देना चाहोगे? तो देखें क्या सलाह देना चाहेंगे अपन मरीज को। नंबर 1, अपनी डाइट में क्या प्रॉपर मात्रा में ले ताकि डिजॉक्सिन से गड़बड़ी ना हो। आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम रिच डाइट लेनी चाहिए। लगातार क्या मॉनिटर कराने चाहिए? इन्वेस्टिगेशन जब भी कराएगा तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करा ली जाए। मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट। उसके अलावा नोटिफाई करे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। नोटिफाई द अनवांटेड साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। नोटिफाई द अनवांटेड साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। नाउ कम ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the common side effect of digoxin? The answer is anorexia, nausea, vomiting. इसके अलावा डबल विजन या ब्लड विजन, डिप्लोपिया या ब्लड विजन। देखें सबसे पहले ध्यान इस तरीके से रखना है, डिजॉक्सिन का प्राइमरी साइड इफेक्ट पेट पर आता है, बोले तो जीआईटी पर। तो व्हाट इज द फर्स्ट साइन और प्राइमरी साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? द आंसर इज एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। अगला असर आंखों पर आता है, डिप्लोपिया और ब्लड विजन। तीसरा असर हार्ट पर आता है और इंसान की हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है। ऐसा मानते हैं 60 से कम होने का मतलब है उसी दिन डिजॉक्सिन को बंद कर दो।
उसी दिन डिजॉक्सिन को बंद कर दो। ये भी माना जाता है अडल्ट में यदि डिजॉक्सिन चल रही है तो हार्ट रेट का 60 से कम होना इंडिकेशन है कि इसको बंद कर दिया जाए, और यदि यही डिजॉक्सिन बच्चे में चल रही है, चाइल्ड में, तो 90 से कम होने पर इसको बंद कर देना चाहिए। तो मरीज को यह भी सलाह देना चाहेंगे अपन कि वह अपनी पल्स रेट को मॉनिटर करता रहे, वह अपनी पल्स रेट को मॉनिटर करता रहे। यदि उसकी पल्स रेट 60 से कम हो जाए तो डिजॉक्सिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। डिजॉक्सिन का पहला साइड इफेक्ट एब्डोमेन पर, दूसरा साइड इफेक्ट आंखों पर, तीसरा साइड इफेक्ट हार्ट पर, और हार्ट पर जब आने लग जाए तो अब बहुत हो चुका, मतलब है कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो दैट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कॉमन प्राइमरी साइड इफेक्ट, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, द प्राइमरी साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन थेरेपी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, दे आर द प्राइमरी साइन फॉर साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। इसके अलावा आंखों पर डिप्लोपिया, ब्लड विजन, येलो विजन, और लास्ट में ब्रेडिकार्डिया। अडल्ट में 60 से कम हो जाए तो डिजॉक्सिन को बंद कर देना चाहिए, और बच्चों में 90 से कम हो जाए तो डिजॉक्सिन को बंद कर देना चाहिए। तो एक और सलाह अपन यहां ऐड करना चाहेंगे, क्या मरीज को बताना चाहेंगे कि वह अपनी पल्स रेट को मॉनिटर करता रहे? आंसर है यस। तो यहां अपन बोलेंगे मॉनिटर पल्स रेट रेगुलरली। इफ इट हैज बीन डिक्लाइंड बिलो 60 द पेशेंट शुड स्टॉप द डिजॉक्सिन। अगर मरीज में यह 60 से कम महसूस होने लगे तो तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई कराए, या बिना नोटिफाई कराए भी इसको बंद करने का इंडिकेशन है। तो ये सारी की सारी सलाह देंगे अपन उस मरीज को जिसको डिजॉक्सिन चल रही है। पोटेशियम रिच डाइट ले, पल्स रेट चेक करता रहे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अनवांटेड साइड इफेक्ट की पहचान होनी चाहिए। व्हाट आर द अनवांटेड साइड इफेक्ट? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, दीज आर द प्राइमरी साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इसके बाद डिप्लोपिया, ब्लड विजन, देन ब्रेडिकार्डिया। तो ऐसा साइन है कि अब तो सुननी ही नहीं है, डिजॉक्सिन को बंद करना ही पड़ेगा। तो ये सलाह अपन देना चाहेंगे। देन कम ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? व्हाट इज द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब हो जाती है? वह अवस्था जिसके अंदर डिजॉक्सिन का लेवल, वह अवस्था जिसके अंदर डिजॉक्सिन का लेवल 2 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो जाए ब्लड में, अवस्था को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कहा जाता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का प्राइमरी साइड इफेक्ट क्या आएगा? आंसर है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग आने लगेगा। किसी इंसान को एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेंट है, डिजॉक्सिन चल रही है, अस्पताल में आया है, क्या करना चाहोगे अब? क्या करना चाहोगे अब? किस तरीके से मैनेज करें? 10 बार वह वॉमिटिंग कर चुका है, डिजॉक्सिन साल भर से चल रही है। अब अपना अगला फर्दर क्या पैरामीटर होगा? देखिए पैरामीटर ये होगा, मरीज को नोजिया वॉमिटिंग है, अब मरीज अपने पास आया है, अपन 2 काम करना चाहेंगे। पहला काम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करा लो। सबसे पहले तो डिजॉक्सिन बंद कर दो, क्योंकि डिजॉक्सिन की वजह से हो सकता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करा लो। इसमें भी मेनली किस पर दिमाग लगाना है? पोटेशियम पर। किस पर दिमाग लगाना है? पोटेशियम पर। पोटेशियम कम है तो अपन उम्मीद जाहिर करेंगे कि यह डिजॉक्सिन का दुष्प्रभाव हो सकता है, परंतु जरूरी थोड़ी हो सकता है उसको फूड पॉइजनिंग हुई हो।
3 दिन पहले उसने बाहर का खाना खाया, फूड पॉइजनिंग में भी तो वॉमिटिंग हो सकती है। अगला पैरामीटर आप सीबीसी भी करा सकते हैं। अगर सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस मिले, अगर सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस मिले तो ध्यान लगाना है कि यार फूड पॉइजनिंग है, इन्फेक्शन है। अगर सीबीसी नॉर्मल मिले, अगर सीबीसी तो मिले नॉर्मल, इसका मतलब भैया फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मिले हाइपोकैलेमिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मिले हाइपोकैलेमिया, तो उम्मीद ये करेंगे कि डिजॉक्सिन का दुष्प्रभाव आ रहा है। अब अपन को प्राइमरी तौर पर क्या करना चाहिए, मरीज को भर्ती कर दो, एडमिट द पेशेंट। अगला स्टेप, डिजॉक्सिन को बंद कर दो, स्टॉप द डिजॉक्सिन। मरीज को सिम्टोमेटिक इलाज चलाओ। सबसे पहले इंजेक्शन पोटेशियम कीसोल नाम से आता है, ये चालू कर दिया। देन इंजेक्शन रेंटेक रेगलान, देन इंजेक्शन ओंडास्टिरोन। सिम्टोमेटिक इलाज चालू कर दिया अपन ने, मरीज को भर्ती कर लिया, डिजॉक्सिन को बंद कर दिया, पोटेशियम देना चालू कर दिया। उम्मीद की 2-4 घंटे में कंडीशन सही हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। परंतु यदि कंडीशन परसिस्ट करे, यहां अपन बोलेंगे इफ कंडीशन परसिस्ट, इफ कंडीशन परसिस्ट, यानी जो सिम्टम आ रहे हैं वो अभी भी बने हुए हैं, तो भैया जरूर कुछ करो, नहीं तो इंसान में गड़बड़ हो सकती है, डिजॉक्सिन ज्यादा है। यदि कंडीशन परसिस्ट है ये इलाज करने के बाद भी, तो फिर अपन एडमिनिस्टर करेंगे डिजॉक्सिन का एंटीडोट। एडमिनिस्टर एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन, एडमिनिस्टर एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन। और डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है डिजीबाइंड। तुरंत असर करती है, ये तुरंत असर करती है, डिजीबाइंड होता है। इसको बोलते हैं डिजॉक्सिन इम्यून फैब, डिजॉक्सिन इम्यून फैब। देखें यहां फैब का मतलब होता है फ्रैक्शनल एंटीबॉडी, फैब का मतलब होता है फ्रैक्शनल एंटीबॉडी। मेरे शरीर में डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई है, इसका मतलब मेरे ब्लड में डिजॉक्सिन घूम रहा है। अगर आप उसको एंटीजन माने तो बाहर से जब ये एंटीबॉडी जाएगा तो उस डिजॉक्सिन को ब्लड में ढूंढकर बांध लेगा और जो डिजॉक्सिन का दुष्प्रभाव हो रहा है वह खत्म हो जाएगा। तो दैट इज द डिजॉक्सिन इम्यून फैब, या इसको बोलें अपन फ्रैक्शनल एंटीबॉडी। तो देखें किस तरीके से इलाज किया अपन ने। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का मतलब है 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा होना। इंसान को नोजिया वॉमिटिंग है तो कंफर्म थोड़ी कर दोगे यार कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आते ही सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराई, सीबीसी कराई, सीबीसी नॉर्मल और इलेक्ट्रोलाइट में हाइपोकैलेमिया, हाँ अब हो सकती है, अब हो सकती है। फिर उसके बाद मरीज को एडमिट किया, डिजॉक्सिन बंद कर दी, पोटेशियम लगाया, रेंटेक रेगलान ओंडास्टिरोन। यदि कंडीशन फिर भी परसिस्ट है तो इसको कंडीशन फिर भी परसिस्ट है तो इसका एंटीडोट लगाएंगे अपन, परंतु उससे पहले डिजॉक्सिन का लेवल भी चेक करेंगे। मॉनिटर डिजॉक्सिन लेवल, मॉनिटर डिजॉक्सिन लेवल, और यदि ये हाई मिलता है
देन गो फॉर द एंटीडोट, और एंटीडोट का नाम होगा डिजॉक्सिन इम्यून फैब। तो इट इज द एंड ऑफ डिजॉक्सिन। बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? आंसर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डिजॉक्सिन की 0.125 मिलीग्राम की गोली डॉक्टर साहब ने लिखी है और 0.25 मिलीग्राम वार्ड में उपलब्ध है, तो नर्स को मरीज को गोली देनी चाहिए। आंसर है हाफ, आधी गोली देनी चाहिए। ऐसी कौन सी दवाई है जिसको हार्ट रेट 60 से कम होने पर बंद कर देना चाहिए? आंसर इज डिजॉक्सिन। आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन? आंसर इज डिजीबाइंड और डिजॉक्सिन इम्यून फैब। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इन द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इन ब्लड? 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर ml। बच्चों में कितने से कम हार्ट रेट होने पर डिजॉक्सिन को बंद कर दिया जाता है? आंसर है 90। 90 से कम हार्ट रेट होने पर डिजॉक्सिन को बंद कर दिया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी पैदा करेगा? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी पैदा करेगा? आंसर इज हाइपोकैलेमिया। आंसर इज हाइपोकैलेमिया। क्यों पैदा करेगा ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये आएगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अकर ड्यू टू, आंसर इज हाइपोकैलेमिया। आंसर इज हाइपोकैलेमिया। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है और कई किताबों में दिया हुआ है, और क्वेश्चन इस तरीके से है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने पर क्या होगा? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया? पूरा दिमाग लगाकर आंसर देना। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो इसका आंसर है, और दिया हुआ है आपकी बुक्स में, और ये सही है। आंसर इज हाइपरकैलेमिया। थोड़े से उदास हो रहे हैं आप कि सर ये क्या मतलब? बिल्कुल सही है। किसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है? हाइपोकैलेमिया। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है, अब आने वाले 2-4 दिन में क्या हो सकता है शरीर में? हाइपरकैलेमिया। क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया। समझे गौर से। ये अपनी किडनी है, इसमें 2 चीजों का साथ साथ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पोटेशियम का और डिजॉक्सिन का। दोनों का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। मान के चलें ये 200 मॉलिक्यूल हैं, ब्लड से आए 200 हैं डिजॉक्सिन के। 100 का तो हो गया पोटेशियम, 100 का हो गया डिजॉक्सिन। कॉन्जॉइंट एब्जॉर्प्शन हो गया। जो एक्स्ट्रा 100 बचे थे वो बॉडी से एलिमिनेट हो गए। अब यदि पोटेशियम
ब्लड में 200 की जगह केवल 50 ही बचें, 200 की जगह 50 ही बचें, तो कॉमन सी बात है एब्जॉर्प्शन केवल 50 का होगा और टोटल होना है 200 का। अच्छा, डिजॉक्सिन 200 है तो ये 200 में से लगभग 150 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो 150 और 50 200, इसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया, यह ब्लड में टॉक्सिक हो जाएगी। कब हुआ इसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन? जब पोटेशियम कम हुआ। पोटेशियम कम होने का मतलब है क्या हुआ? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, दैट इज क्लियर। बट अब आप गौर फरमाएं, शरीर में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, इसका मतलब है अब ब्लड में जो मेटाबोलाइट है डिजॉक्सिन का वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मात्रा में है, पहले से ही एब्जॉर्ब है। अब ब्लड में जो नई डिजॉक्सिन आएगी किडनी में, चूंकि पहले से ब्लड में मौजूद है तो डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही बढ़ गई, टॉक्सिसिटी का मतलब इसका लेवल पहले ही बढ़ गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सोचो 200 मॉलिक्यूल में से 20 ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भैया 20? वो इसलिए हो रहे हैं कि ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा है ब्लड में इसका मेटाबोलाइट, अब ये 20 हो रहे हैं, टोटल 200 हो रहे थे। अब यदि पोटेशियम ब्लड में उपलब्ध होगा, इंसान खाएगा, तो जितना मैक्सिमम होगा वो एब्जॉर्ब होगा। मान के चलो इंसान ने खाना चालू किया और ये 200 है ब्लड में, तो ये 180 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, 180 तो इसके, 20 केवल इसके, यानी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, इसका मतलब पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, और पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो क्या कॉज होगा? हाइपरकैलेमिया। देखो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, वैसे उसका कारण मैं आपको बता दूं, जिस भैया को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है यार, उसको तो भर्ती कराना पड़ेगा, साइड इफेक्ट आ रहे होंगे, पर फिर भी मान के चलो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वाले मरीज का इलाज अपन नहीं करा रहे, घर पे ही है और उसको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, आने दो, तो 5 दिन तक डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में वो जिया। भले से हाइपोकैलेमिया शुरू में था, पहले दिन हाइपोकैलेमिया था उसके शरीर में, और 5 दिन तक डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रही, डेली गोली भी ले रहा है डिजॉक्सिन की, 5 दिन बाद चेक करो हाइपरकैलेमिया मिलेगा। यानी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई तो हाइपोकैलेमिया की वजह से, परंतु डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखो, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अकर ड्यू टू द, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी किस वजह से? हाइपोकैलेमिया। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी किस वजह से? हाइपोकैलेमिया। आगे देखें, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज, यानी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद क्या कॉज होगा? आंसर है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। फिर से देख लें आप, यहां से शुरू किया है, यह डिजिटेलस ग्रुप की दवाई है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में काउंट करते हैं। ये वो मरीज था जिस पर अपन ने इलाज चालू किया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें भी लेफ्ट साइडेड, इजेक्शन फ्रैक्शन बेचारे का 40 है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो चुका है। डिजॉक्सिन कौन कौन से रूट से दे सकते हैं? आईवी और ओरल। डोजेज 0.125, 0.25 और 0.50। फिर इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। डिजॉक्सिन देने से पहले कोई जांच कराएं क्या? हाँ, सोनोग्राफी करा लो, आरएफटी करा लो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लो। सोनोग्राफी और आरएफटी क्यों? किडनी तो खराब नहीं है,
इलेक्ट्रोलाइट क्यों? हाइपोकैलेमिया तो नहीं है। कौन सी दवाई के साथ नहीं देनी? डाईयूरेटिक के साथ। क्यों नहीं देनी? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। डाईयूरेटिक हाइपोकैलेमिया करेगी जिससे डिजॉक्सिन टॉक्सिक हो जाएगी। डिजॉक्सिन कौन से ऑर्गन में मेटाबोलाइज होती है? किडनी में। सो दैट्स व्हाई इट इज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, शरीर में इसका कितना लेवल होना चाहिए ताकि ये असर दिखाना चालू करे? 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर एमएल। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, टिश्यू में को मिलने वाला परफ्यूजन बढ़ेगा और टिश्यू में होने वाला कंजेशन कम हो जाएगा। क्या सलाह देंगे उस मरीज को जो डिजॉक्सिन ले रहा है? भैया पोटेशियम अच्छे से खाना, पल्स रेट चेक करते रहना, इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते रहना, अनवांटेड साइड इफेक्ट हैं तो डॉक्टर को नोटिफाई कराना। कौन कौन से? प्राइमरी साइन एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिप्लोपिया, ब्लड विजन और ब्रेडिकार्डिया। अडल्ट में 60 से कम होने पर बंद कर दो, बच्चे में 90 से कम होने पर बंद कर दो। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या करना है? भर्ती कर दो, डिजॉक्सिन बंद कर दो, पोटेशियम, रेंटेक, रेगलान, ओंडास्टीरोन लगा दो और उसके अलावा डिजॉक्सिन का लेवल चेक कराओ, ज्यादा मिले तो इसका एंटीडोट उपलब्ध है वो लगा दो जिसका नाम है डिजीबाइंड, बोले तो डिजॉक्सिन, इम्यून फैब, फैब बोले तो फ्रैक्शनल एंटीबॉडी। और नेक्स्ट, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अकर ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस? कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी? हाइपोकैलेमिया। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद क्या हो जाएगा? द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज आंसर इज हाइपरकैलेमिया। इट इज द मीनिंग ऑफ डिजॉक्सिन। बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। लास्ट पॉइंट, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होना चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज में? क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होना चाहिए? आंसर है मरीज में वाइटल साइन मॉनिटर करते रहो, नंबर 1। इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहो, नंबर 2। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेट मॉनिटर करते रहो। अगर इंसान का वेट डाईयूरेटिक देने के बाद कम होता है तो अपन को अंदाजा लगता है कि डाईयूरेटिक असर कर रही। आज इंसान का वजन 52 किलो और कल वो 54 किलो का हो जाए, इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। हार्ट फेलियर का मरीज यदि अस्पताल में भर्ती है तो उसको फ्लूइड लगा रहे हो, ब्लड लगा रहे हो, सोच समझ कर लगाओ, गिनकर लगाओ कितनी देर में कितना ml फ्लूइड जाना चाहिए, धीमा धीमा लगाओ। ज्यादा लगा दिया तो हार्ट की क्षमता इतनी नहीं है कि उसको सहन करे और हार्ट और ज्यादा फेलियर वाली अवस्था में चला जाएगा और साथ में उसके लंग्स में पानी भर जाएगा। तो दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट इज द एंड ऑफ ए मेजर डिसऑर्डर। देख लें डिजॉक्सिन में कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डिजिटेलिस ग्रुप से संबंध रखती है। रूट इसका आईवी और ओरली हो सकता है। डोजेज अभी आपको बताई दी। डिजॉक्सिन एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। नॉर्मल लेवल 0.5 से 2.0 मिलीग्राम नहीं नैनोग्राम है। ये इसमें मिसप्रिंट हो गया, नैनोग्राम, नैनोग्राम पर एमएल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, बीपी, टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाना, परंतु टिश्यू में होने वाले कंजेशन को कम करती। टिश्यू में होने वाले कंजेशन को कम करती। नेक्स्ट, प्री इन्वेस्टिगेशन बिफोर डिजॉक्सिन थेरेपी, आरएफटी, सोनोग्राफी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। वाई? बिकॉज हाइपोकैलेमिया कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। एडवाइज ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी, एडवाइज ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी, the patient should be advised to take potassium rich diet, monitor or notify unwanted side effect of the drug. It should be stopped if the heart rate decrease below 60 beat per minute in adult and below 90 beat per minute in children.
डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग प्राइमरी साइन, डिप्लोपिया, ब्लड विजन या रेनबो हेलोज अराउंड द लाइट, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होते ही दवाई को बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या इलाज करें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का? सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करा लो, हाइपोकैलेमिया है तो D5 दे दो IV, कीसोल, पोटेशियम लगा दो, रेंटेक, रेगलान, ओंडास्टिरोन। यदि इंप्रूव नहीं हो, इफ कंडीशन डज नॉट इंप्रूव देन मॉनिटर डिजॉक्सिन लेवल, इफ इट इज हाई एडमिनिस्टर एंटीडोट एंड द एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन इज डिजीबाइन, डिजॉक्सिन इम्यून फैब, फैब बोले तो फ्रैक्शनल एंटीबॉडी। लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, हाइपोकैलेमिया कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिया कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, परंतु डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, अब क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया। तो लिखा हुआ है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज हाइपरकैलेमिया। लास्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, वाइटल साइन चेक करते रहो, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, कूल स्किन, इनको मॉनिटर करो, इनटेक आउटपुट, वेट मॉनिटर करो, और हमेशा बचना है ज्यादा मात्रा में फ्लूइड, ब्लड या सोडियम नहीं लगाना है, अदरवाइज तो हार्ट सहन नहीं कर पाएगा। इट इज द एंड ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट विद CHF? CHF वाले पेशेंट के लिए सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, ऑप्शन आपके सामने, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और एंजाइटी। अच्छा, यदि इसमें एक और लिख दूं मैं मर्जी से जोड़कर, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या डिस्निया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, अब इन 5 में से छांट कर बताएं। देखो, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछ रहा है तो कंफर्म है कि एंजाइटी तो नहीं मानेंगे, अल्टर्ड न्यूट्रिशन भी नहीं मानेंगे, 4 दिन नहीं खाएगा तो ऐसा कोई विपत्ति नहीं आ जाएगी। हाँ, फ्लूइड और रेस्पिरेटरी में डिसाइड करना है, तो जिनमें हार्ट फेलियर है उसमें सांस की दिक्कत होना तय है, यदि ये आता है तो पहला नंबर इसका है, डिस्निया का। उसके बाद फ्लूइड का है, तो देखो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट कभी नहीं होता, इसमें तो फ्लूइड ज्यादा रहता है, कंजेस्टिव, कंजेस्टिव का मतलब है कंजेशन हो रहा है, कंजेस्टिव का मतलब है बॉडी में कंजेशन हो रहा है, और बॉडी में कंजेशन होने का मतलब क्या माने? फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए प्रायोरिटी पर ये आंसर होगा। अगर ये 5 ऑप्शन हैं तो 5 में से पहला आंसर तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और डिस्निया जाएगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और डिस्निया जाएगा, और ये यदि नहीं है तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट अक्सर जाता है, परंतु यहां पर टॉपिक आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, इसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट ना होकर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया। तो यहां पर आपके मेजर टॉपिक कंप्लीट होते हैं। बोले तो सर्वाधिक क्वेश्चन इसी में से आते हैं, एमआई में से क्वेश्चन आते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में से क्वेश्चन आते हैं, सीएचएफ में से क्वेश्चन आते हैं। सीएचएफ में भी प्रायोरिटी पर बात करूं तो डिजॉक्सिन में से क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने आपको ब्रॉड तौर पर बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ माइनर टॉपिक हैं जिनको अपन डील करेंगे। वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर हो गए, इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर है, फिर ब्लड वेसल के डिसऑर्डर हैं। उसके बाद मेजर पोर्शन फिर से आएगा जिसका नाम होगा डिसरिथमिया, जिसमें अलग अलग तरह की ईसीजी आएंगी और उन पर्टिकुलर ईसीजी पर क्वेश्चन आते हैं।
तो इट मीन्स एक तो आपके माइनर टॉपिक बचे हुए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और एक मेजर टॉपिक है जिसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे, उसका नाम होगा डिसरिथमिया। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। टाइम हैज ओवर। कल अपन फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।